एपिसोड की शुरुआत में हम उसी लेडी को देखते हैं और एक सर्वेंट उसे देखकर डर जाती है और वो लेडी उसके पास में आ जाती है तो वो सर्वेंट चिल्लाने लगती है। और फिर अगले दिन हम इन तीनों को देखते हैं जो कि काम कर रही होती हैं और यंगवा मुंह धो रही होती है और वो कहने लगती है मुझे घर की रेत और धूप की याद आती है। तो एलन उससे कहने लगती है हालांकि वेस्ट में भी सुबह और रातें ठंडी थी। तो गुइयान उससे कहने लगती है वेस्टर्न कैपिटल ऐसा लगता है जैसे बहुत समय पहले की बात है, पर फिर भी लेडी ग्योकुयू की पैलेस में एंट्री कल की तरह महसूस होती है। तो एलन उससे कहने लगते हैं वैसे मेरे फादर ने मुझे एक अच्छी खबर दी कि वेस्टर्न और सेंट्रल कैपिटल्स के बीच व्यापार बढ़ रहा है। तो गुइयान उससे कहने लगती है एम्परर वास्तव में लेडी ग्योकुयू से प्यार करते हैं। तो यंगुआ उससे कहने लगती है ये एम्परर की फेवरेट और पत्नी का फैमिली होम है, तो निश्चित तौर पर सेंट्रल ऑफिसर्स इसे इग्नोर नहीं कर सकते और हमें अलग होना होगा, नहीं तो हम काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम दूसरी सर्वेंट्स पर भरोसा कर सकते हैं। तो एलन उससे कहने लगती है हाँ मुझे याद है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो कितनी बुरी स्थिति थी, जैसे उस समय उनकी ड्रेस में पॉइजन नेडल थी। तो यंगुआ उससे कहने लगती इसकी एक हद तक संभावना इसीलिए है क्योंकि वो एक फॉरेन लैंड की प्रिंसेस है। तो गुइयान उससे कहने लगती ये ठीक है और अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेडी एंड बैठेंगे है ना। और फिर यंगुआ मामा के पास आके कहने लगती है तुम क्या बना रही हो। तो मामा उससे कहती है ये एक कोल्ड रेमेडी है। तो ये सुनकर यंगुआ कहने लगती है नई लेडी एंड वेटिंग बहुत टैलेंटेड है और वो उसके हाथ में बंधी पट्टी को देखकर उसके पास आके कहने लगती है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये कह कि वो उसके हाथ को चेक करने लगती है और कहने लगती है प्लीज अपनी परेशानी अपने तक ही सीमित मत रखो। और ये कह कि वो रोने लगती है तो मामा हाँ कहती है और फिर वो वहाँ पर काम करने लगती है और मामा से कहने लगती है वे कहते हैं कि रियर पैलेस में कोई आत्मा भटक रही है। और फिर हम देखते हैं सावलिन मामा से कह रही होती है मैंने वो सुना कि सफेद कपड़ों वाली घोस्टली लेडी है ना, और सभी सर्वेंट्स यूनिक्स और कॉन्क्यूबाइंस इसके बारे में बात कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था। और वे कहते हैं कि सफेद कपड़ों में एक भूतिया लेडी मूनलाइट के नीचे हवा में डांस कर रही है और वो हर रात ईस्टर्न कैसल बॉल्स पर दिखाई देती है। तो ये सुनकर मामा कहने लगते हैं कैसल की दीवारें रियर पैलेस को पूरी तरह से घेरे हुए हैं और गेट्स पर हमेशा पहरा रहता है और दीवारें खाई से घिरी रहती हैं, तो अंदर या बाहर घुसना असंभव होगा। और वे कहते हैं कि खाइयों में भागने की कोशिश करने वाली कॉन्क्यूबाइंस की लाशें धसी हुई हैं और दूसरे शब्दों में बस तुम्हारी टिपिकल घोस्ट स्टोरी। तो सावलिन उससे कहने लगती है अगर मैं आत्मा को सचमुच देखूं तो मुझे क्या करना चाहिए। पर मामा उससे कहने लगती ये बस एक अफवाह है। और फिर वो उस डॉक्टर के पास आ जाती है और कहने लगती क्या आप इस मेडिसिन पर एक नजर डाल सकते हैं। तो वो डॉक्टर हाँ कहता है और मामा हमें बताती कि जब उन्हें पता चला कि मैं मेडिसिन बना सकती हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ ऐसा करने की इजाजत देना शुरू कर दी और वो मुझे मेरी जरूरत के इंग्रेडिएंट्स भी देते हैं और वो मेरे लिए चाय भी बनाते हैं। और तभी वो डॉक्टर मामा के लिए चाय और कुछ कुकीज लेके आ जाते हैं और उन्हें देखकर मामा खुश हो जाती है। तो वो डॉक्टर उससे कहने लगते हैं तुम्हें मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है ना। और तभी वहाँ पर एजेंसी आ जाता है और वो कहने लगता है क्या मुझे भी कुछ मिल सकता है। तो वो डॉक्टर हाँ कहता है और मामा की चाय और कुकीज लेके वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर मामा रोती रह जाती है और जिनसी उसके पास आके कहने लगता है अच्छा काम किया। तो मामा उससे कहने लगती ये सबसे कम है जो मैं कर सकती थी। और वो अपने मन में कहने लगती है क्या उसे यूनिक के रूप में डोमेस्टिक सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, पर इसके बजाय वो पूरे रियर पैलेस में ऐसे घूमता है जैसे वो निगरानी ड्यूटी पर हो। और वो एम्परर का गार्डियन हो सकता था लेकिन वो इसके लिए बहुत छोटा है, तो वो जरूरी एम्परर का पर्सनल फेवरेट होगा। और तभी जिनसी उससे कहने लगता है क्या तुम अभी कुछ अनुचित सोच रही हो। पर मामा उससे कहने लगती है तुम चीजों की कल्पना कर रहे हो। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है पर जिनसी उसे एक लिस्ट दे के कुछ सामान लेने के लिए भेज देता है। और मामा उससे कहने लगते है तो तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तो जिनसी उससे कहने लगता है नींद में चलने के बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुनकर मामा हैरान हो जाती है और जिनसी उसके काफी करीब आके कहने लगता है ऐसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मामा उससे कहने लगते हैं मुझे नहीं पता और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो नींद में चलने की बीमारी को ठीक कर सके। तो ये सुनकर जिनसी उससे कहने लगता है क्या मेडिसिन के अलावा कोई इलाज है। पर मामा उससे कहने लगते हैं मेरी स्पेशलिटी मेडिसिन है। तो जिनसी उससे कहने लगता है ये बहुत बुरा है और ये कह के वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो मामा उससे कहने लगती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर रात में हम गावसन को देखते हैं और वो मामा को लेडी मामा कहता है पर मामा उससे कहने लगते हैं प्लीज मुझे लेडी मत कहो। और गावसन उससे कहने लगता है क्या तुम मास्टर जिनसी को ऐसे घूरना बंद कर सकते हो जैसे वो कोई इंसेक्ट हो। और जब वो पहले लौटा तो उसने मुझे खुशी से बताया कि कैसे तुमने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे वो कोई जहरीला कैटरपिलर हो। तो ये सुनकर मामा उससे कहने लगते मैं और ज्यादा सावधान रहूंगी। और फिर गावसन उसे उसी जगह पर ले आता है जहाँ वो लेडी दीवार पर डांस कर रही होती है, जिसे मामा देखने लगती है और गावसन उसे बताता है कि वो उपपत्नी फुयू है पर वो एक मिड रैंकिंग की उपपत्नी है और एक मिलिट्री ऑफिसर को रिवॉर्ड के रूप में दी जानी निर्धारित है। और जिनसी भी उसे देख रहा होता है। और फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि मामा से कह रहे होते हैं मुझे लगता है कि 2 साल हो गए हैं और वो एक डरपोक प्रिंसेस है। और वो बताते हैं कि वो एक स्किल्ड डांसर मानी जाती है लेकिन अपने पहले प्रदर्शन में लड़खड़ा गई और एम्परर ने उस पर कोई उंगली नहीं उठाई और तब से उसने खुद को बंद कर लिया। तो ये सुनकर मामा अपने मन में कहने लगते
लगती है रिवॉर्ड के रूप में ट्रीट किए जाने के सदमे से वो नींद में चलने लगी और वे कहते हैं कि बीमारी अनबैलेंस माइंड का परिणाम है, पर मुझे और जानकारी चाहिए और शायद मैं उस पर एक और नजर डालूंगी। और ये कह के वो उस डॉक्टर से पत्नी फ्यू का कमरा पूछती है। तो डॉक्टर से बताते हैं कि उसकी बिल्डिंग नॉर्थ साइड में है। तो मामा इसके लिए और स्नैक्स के लिए उन्हें थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम मामा को देखते हैं जो कि गाउसन के साथ लेडी फ्यू की बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है। और तभी उसके पास से दो लड़कियां ये कहती हुई निकलती हैं कि मुझे लेडी फ्यू के लिए अफसोस है कि उन्हें एक मिलिट्री ऑफिसर को दिया जा रहा है। तो ये सुनकर मामा हैरान हो जाती है और फिर वो दोनों लेडी फ्यू की बिल्डिंग के पास में आ जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। और मामा उसे देख कर कहने लगती है वो उस दीवार पर नाचती हुई जैसी दिख रही थी उससे बहुत अलग लग रही है। तो गाउसन उससे कहने लगता है हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं भी सरप्राइज रह गया। और मामा कहने लगती है वो वास्तव में कॉटन रोज की तरह है। और वो बताते हैं कि फ्यू फ्लावर जिसे कॉटन रोज के नाम से भी जाना जाता है और सुबह एक बड़े व्हाइट फ्लावर के रूप में खिलता है, हालांकि शाम तक ये गहरे पिंक में बदल जाता है। तो ये सुनकर गाउसन उससे कहने लगता है तो फूल एक ही दिन में अपना रूप बदल लेता है। तो मामा हाँ कहती और फिर हम देखते हैं मामा सावलन से कह रही होती है क्या तुम इस प्रेट स्टोरी के बारे में और कुछ जानती हो। तो सावलन उससे कहने लगती है मैंने सुना है कि वो पहली बार नॉर्थ की ओर दिखाई दी। तो ये सुनकर मामा कहने लगती है वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर चली गई। और ये कहकर उसे डॉक्टर की कही बात याद आती है और वो कहने लगती है मैं जानती थी कि वो पत्नी फ्यू है। और ये कह के वो अपने हाथ को देखने लगती है और कहने लगती है मेरी डैड मुझसे कहते थे कि मैं केवल अटकलों के आधार पर कुछ ना बोलूं लेकिन। और फिर हम देखते हैं मामा लेडी ग्योकुयू से कह रही होती है नींद में चलने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि ये स्ट्रेस के कारण होता है और पेशेंट नींद में ऐसे चलता फिरता है जैसे वो जाग रहा हो। और कुछ समय पहले ब्रोथल्स में मैंने एक कोटिशन को उसी बीमारी से पीड़ित देखा और वो एक चीयरफुल पर्सन थी और उसे परचेस का ऑफर भी मिला, हालांकि वो ऑफर गिर गया और वो रात में ब्रोथल्स में घूमने लगी जैसे उस पर कोई शैतानी आत्मा आ गई हो और उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। तो ये सब सुनकर जिनसी उससे पूछता है और फिर क्या हुआ। तो मामा उससे कहने लगती है कुछ नहीं, जब परचेस ऑफर कैंसिल कर दिया गया तो नींद में चलना बंद हो गया। तो ये सुनकर लेडी ग्योकुयू कहने लगती है तो वो कोटिशन बिकना नहीं चाहती थी। तो मामा उन्हें बता दिया कि ये ऑफर एक धनी व्यक्ति द्वारा दिया गया था, लेकिन न केवल उनकी पत्नी और बच्चे थे बल्कि उनके पोता पोती भी थे और साथ ही उनका कार्यकाल केवल 1 साल ही बचा था। ये सुनकर लेडी ग्योकुयू कहने लगती है शायद पत्नी फ्यू वही थी। और फिर रात में हम मामा को देखते हैं जो कि कह रही होती है उस दिन से पत्नी फ्यू को उसके कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया गया और उसके दान के दिन तक यूनिक्स को उसकी निगरानी के लिए रखा गया था। और फिर अगले दिन हम लेडी ग्योकुयू को देखते हैं जो कि मामा को देख के कहने लगती है क्या मामा हाल ही में अजीब बिहेव नहीं कर रही है और मैं बता सकती हूँ कि कुछ तो बात होगी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लेडी फ्यू वहाँ से जा रही होती है और मामा उन्हें दूर से देख रही होती है और तभी लेडी ग्योकुयू उसके पास आके कहने लगती है तुम मुझे सच बता सकती हो, तुम जानती हो और मैं अपसेट नहीं होंगी क्योंकि मैं नहीं पूछा है। तो मामा उनसे कहने लगती है ये सब सिर्फ अटकल है तो क्या आप इसे हमारे बीच रख सकते हैं। तो लेडी ग्योकुयू हाँ कहती है। तो मामा उनसे कहने लगती है कि आपको उस कोटिशन की कहानी याद है जो मैंने आपको पहले सुनाई थी। और वो उन्हें बता दी कि दरअसल वहाँ एक और कोटिशन थी जिसका परचेस ऑफर सेम रीजन से कैंसिल कर दिया गया था और बाद में से एक और परचेस ऑफर प्राप्त हुआ, लेकिन चूंकि वो बीमार थी इसीलिए कीमत आधी कर दी गई। हालांकि ये सब फ्रॉड था और जिन दो व्यक्तियों ने परचेस ऑफर किया वे एक दूसरे को जानते थे और वो बता दे कि वुमन ने पहला ऑफर कैंसिल करने के लिए बीमार होने का नाटक किया और फिर असली खरीदार ने पहली कीमत से आधी कीमत पर बोली लगाई और यदि वे एक साथ रहना चाहते तो उस आदमी के पास सिल्वर की कमी थी और वुमन के कार्यकाल का अभी भी समय बाकी था। तो ये सब सुनकर लेडी ग्योकुयू उससे कहने लगती है तो तुम कह रही हो कि पत्नी फ्यू उस कोटिशन की तरह ही है। तो मामा ने बता दी पत्नी फ्यू और मिलिट्री ऑफिसर बचपन के दोस्त हैं जो एक ही होमलैंड में पले बड़े हैं और मैंने सुना है कि उस व्यक्ति ने पिछले दिनों बारबेरियंस के खिलाफ बैटल में अपनी वीरता दिखाई थी और जब उनसे पूछा गया कि वो रिवॉर्ड के रूप में क्या चाहते हैं तो उन्होंने पत्नी फ्यू को प्राप्त करने पर दृढ़ता से जोर दिया और घर छोड़ने से पहले भी उसने इसके बारे में कल्पना की होगी कि एक मिलिट्री ऑफिसर के रूप में वो कभी भी किसी प्रिंसेस के सामने मैरिज प्रपोजल नहीं रख सकते थे, लेकिन उसे रियर पैलेस में खींच लिया गया और प्रिंसेस के मन में भी अपने बचपन की दोस्ती के लिए फीलिंग्स थी। तो शायद यही कारण है कि वो एम्परर का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपने डांस में फेल रही और जैसा कि इरादा था एम्परर ने उसे कभी नहीं छुआ और उसकी बॉडी अभी भी प्योर है। ये सब सुनकर लेडी ग्योकुयू कहने लगती है मैं एम्परर के बारे में कुछ नहीं कह सकती और ये पूरी तरह से संभव है। और मामा ने बता दी कि बारबेरियन बैटल ईस्टर्न रीजन में हुई और पत्नी फ्यू का नाइटली डांस ईस्टर्न गेट पर हुआ तो वो शायद उसकी सुरक्षित वापसी की विश कर रही थी और तभी वहाँ का गेट खोला जाता है तो लेडी फ्यू के सामने वही मिलिट्री ऑफिसर खड़ा होता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और वो ऑफिसर उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। और मामा लेडी ग्योकुयू से कहने लगती हैं उस रात पत्नी फ्यू सुंदर थी और वो साधारण प्रिंसेस की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे मैंने दिन के दौरान देखा था। और हमें उन दोनों के पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और वो दोनों एक कैरेज के अंदर बैठ जाते
जाते हैं और वो ऑफिसर लेडी फ्यू को गले लगा लेता है तो वो रोने लगते हैं। यहाँ लेडी क्योंकि मामा को वहाँ से चलने के लिए कहती है तो मामा हाँ कहती है और फिर शाम को हम मामा को उसी दीवार पर बैठा हुआ देखते हैं और वो कह रही होती है अगर प्यार किसी वुमन को खूबसूरत बनाता है तो इसमें कौन सी मेडिसिन बनेगी। और फिर हम देखते हैं एम्परर लेडी क्योंकि के पास आके कहने लगते हैं मेरे पास रीमर्ड अपोथेकेरी के लिए एक रिक्वेस्ट है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।